नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। विद्याश्री एकेडमी में मैं पूजा सिंघई आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 नवंबर का करंट अफेयर। हम अपने करंट अफेयर की शुरुआत हर दिन की तरह एक पॉजिटिव थॉट से करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि जिस इंसान ने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया वो कभी कोई गलतियां भी नहीं करेगा। हम प्रयास कर रहे हैं तो गलतियां हो रही हैं, और उन गलतियों को सुधार के हमें आगे बढ़ना है। आप गलतियां करिए, उनसे सीखिए, लेकिन एक गलती को बार बार मत दोहराइए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 24 नवंबर का करंट अफेयर फर्स्ट न्यूज़ है। 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूपी के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उन्होंने भारत और अफ्रीका के मध्य एक हैकेथॉन का आयोजन किया है ताकि भारत और अफ्रीका के संबंधों में एक घनिष्ठता हो सके। ये उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। तो ये आपको याद रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर है जो, तो एससीओ ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया है? वाराणसी को बनाया है। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का निर्माण कब हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड जो न्यूज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि जब भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो एक असम के बहुत ही महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था लचित वारफुकन। इनकी जयंती कब मनाई गई, क्यों मनाई गई, इनका इतिहास में क्या योगदान था, हमें इनके बारे में सारी डिटेल पढ़ना है। तो 1671 में एक सराय घाटी का युद्ध हुआ था जो कि मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी चर्चित रहा, क्योंकि ये युद्ध हुआ था अहोम साम्राज्य वर्सेस मुगल साम्राज्य। और अहोम अहोम किसका पुराना नाम था? तो जो असम है, असम में ही ये अहोम क्षेत्र आता था। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था, सराय घाटी का युद्ध कब हुआ था ये डेट आपको याद रखना है। 1671 में सराय घाटी का युद्ध हुआ था। असम मतलब अहोम अहोम और मुगल साम्राज्य के मध्य हुआ था। अहोम साम्राज्य के जो प्रतिनिधि थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम था लचित बारफुकन। इनका नाम याद रखिएगा। जनरली लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन इनके बारे में पता होना आवश्यक है। लचित बारफुकन एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य को बहुत ही कड़ी टक्कर दी। ना केवल कड़ी टक्कर दी बल्कि अहोम साम्राज्य मुगल साम्राज्य को हराकर विजयी हुआ। तो लचित बारफुकन जी की जो जयंती होती है, जो इनका जन्म दिवस होता है, वो 24 नवंबर को होता है। तो हर वर्ष सरकार इनके जन्मदिन पर क्या करती है? याद करती है इनको। और इस वर्ष उनकी 400वीं जयंती थी, तो इसलिए भी काफ़ी चर्चा में रहे। और सबसे जो बड़ी बात है, इनके योगदान को याद रखते हुए जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी है 1992 से जो बेस्ट कैडर का अवार्ड मिलता है, तो वो लचित वारफुकन जी के नाम। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लचित वारफुकन जी का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा असम राज्य से है, जो अहोम साम्राज्य था। ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बताया गया है कि किस तरीके से उनका जो बलिदान था वो कितना अधिक महत्वपूर्ण था, और भारतीय इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो याद रखिएगा। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सराय घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ था। इस वर्ष उनकी कौन सी भी जयंती थी? 24 नवंबर 2022 को 400वीं जयंती थी, और बेस्ट कैडर का प्राइज इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। फिर मिशन भूमिपुत्र, तो मिशन भूमिपुत्र का जो योजना है वो भी असम से संचालित हुई है, तो इसको भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो जो 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आगरा है, ये आगरा शहर में किया गया था। ये क्या है? इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। इसकी जो विजेता टीम है वो है आर्मी रेड। किसको हरा के? आर्मी ग्रीन को हरा के। तो याद रखिएगा, इसमें 4 टीमें खेलती हैं, जिसमें फाइनल में आर्मी रेड और आर्मी ग्रीन के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें आर्मी रेड ने फतेह हासिल की और आर्मी ग्रीन क्या हुई? उप विजेता बनी। तो
तो याद रखिएगा ये। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अरिटापट्टी जैव विविधता स्थल घोषित किया है। देखिए बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, ये बायोडाइवर्सिटी स्थल है अरिटापट्टी। अब इस टाइप का नाम कभी भी आता है तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई साउथ का ही स्टेट होगा, और अरिटापट्टी ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में ये 35वां जैव विविधता स्थल बना है, बायोडाइवर्सिटी सेंटर बना है। कौन सा है? अरिटापट्टी। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अगर आपके क्या आपको पता है बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायो प्लस डाइवर्सिटी मतलब जैव और विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विविधता है वही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द WG रोसेन, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो ये नाम आप याद रखिएगा कि सबसे पहले रोशन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान कब आया? देखिए जो बायोडाइवर्सिटी का एक्ट आया था वो तो 2002 में आया था, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। लेकिन यदि नेशनल राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान की बात करते हैं तो वो 2006 में आया था। फिर जो बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स या लेयर बोल सकते हैं वो 3 होते हैं: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो जेनेटिकली डिफरेंशिएट होती है डाइवर्सिटी, वो होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि एक ही स्पीसीज की अलग अलग प्रजातियां, तो वो होती है प्रजाति बायोडाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी मतलब कि पूरे इकोसिस्टम में जो अलग अलग विविधता पाई जाएगी वो क्या होगी? वो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होगी। जब हम एनवायरनमेंट की सीरीज पढ़ेंगे हम उसमें बहुत ही डिटेल में बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि 35वां जो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है वो कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में बना है, और उसका नाम क्या है? अरिटापट्टी जैव विविधता स्थल। इसको याद रखिएगा। फिर कुछ और देखिए, जैसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो इंडिया में कितनी है? तो वो इंडिया में टोटल है 40, और जिसमें जो 40वें नंबर का जैव विविधता, जो 40वें नंबर का यूनेस्को हेरिटेज साइट बना था वो कौन सा बना था? धोलावीरा। धोलावीरा के आप 3 पॉइंट यदि कमेंट बॉक्स में 3 मार्कर के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट लिखेंगे ये आपको बताना है। फिर रामसर साइट इंडिया में कितनी है? तो अभी हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, तो रामसर साइट अभी 2022 में कितनी है? 75 है। इसको याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? आंसर है तमिलनाडु। ये भी याद रखिएगा, यह प्रश्न हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया है। फिर शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं भारत में? तो शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। इसको याद रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन या कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, तो ये परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा कामेंग, यदि आपको ये पता है कि कामेंग कहाँ है मतलब अरुणाचल प्रदेश में है तो आपको ये भी बन जाएगा। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कितने मेगावाट की परियोजना है ये? तो 150 मेगावाट की 4 यूनिट है, मतलब टोटल 100 जो है वो कितना है? मेगावाट जो है यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा, वो किससे होगा? जल विद्युत परियोजना से होगा। अब देखिए जब ये जो बहता हुआ पानी है उसको रोककर जब भी बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसे बोला जाता है रन ऑफ द रिवर। तो याद रखिएगा रन ऑफ द रिवर है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो यहाँ पर इसकी जो 2 सहायक नदियां हैं कामेंग नदी की, और ब्रह्मपुत्र नहीं, कामेंग नदी की जो 2 सहायक नदियां हैं उनका नाम, एक नदी का नाम है वेचौन और एक नदी का नाम है टैबा। इन दोनों नदियों को मिलाकर क्या किया जाएगा? जल विद्युत परियोजना के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो याद रखिएगा। एक और अरुणाचल प्रदेश का चर्चा में रहा हुआ पॉइंट, डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए आपने इसके पहले भी मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी कि आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक
नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पहले पहले था पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट, लेकिन ये 1991 में 1992 में एक पॉलिसी लाई गई लुक ईस्ट, मतलब पूर्व की ओर देखो। लेकिन जो वर्तमान में गवर्नमेंट है 2014 में इस पॉलिसी को चेंज करके रखा गया, इसका नाम एक्ट ईस्ट, कि देखने बस से काम नहीं होगा, हमें जो नॉर्थ ईस्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए एक्ट करना पड़ेगा। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको किस में कन्वर्ट किया गया, उसको एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट किया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप डेली पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो नॉर्थ स्टेट वाले राज्यों में कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ सीमाएं, म्यांमार और भी जो देश हैं उनके साथ कनेक्टिविटी है, तो हमें क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट का संपूर्ण विकास करना है। तो आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार का जो ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है ये कहाँ पर हुआ है और कौन से नंबर का है। तो ये हुआ है साउथ कोरिया में, और ये कौन से नंबर का है, तो ये 10वें नंबर का है। एक शहर है बुसान साउथ कोरिया में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जो पहली फिल्म दिखाई गई है वो फिल्म थी पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ जो है वो बहुत चर्चा में रहा। इसमें जब दीपिका की मूवी बनी थी तो ये काफ़ी विवादास्पद भी रही। पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत ग्रंथ में किस राजा रानी का वर्णन किया गया है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर 6वीं बार T20 बधिर चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है। ये बधिर क्या होते हैं, बधिर मतलब होता है कि जो सुन नहीं सकते, जो डीफ होते हैं उनको बधिर कहा जाता है। तो ये 6वीं बार हुई है T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जो हरियाणा जीता है, और किसको हरा के, महाराष्ट्र को हरा के। तो इसको याद रखिएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बना है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में बना है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या किया गया, तो आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ से संबंधित कौन थे, तो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। आर्टेमिस मिशन किस कंट्री का है, तो आर्टेमिस मिशन जो है वो नासा का है, मतलब यूएसए का है। और मिथिला मखाना, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये जो मैंने स्टैटिक फैक्ट में क्वेश्चंस डाले हैं, ये जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। मिथिला मखाना जीआई टैग किस स्टेट को प्राप्त हुआ है, तो ये बिहार को प्राप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा। फिर जो अगला प्रश्न है वो है कि 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के मध्य नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है। तो देखिए, भारत के बीच में और ओमान के बीच में ये अभ्यास हुआ है। इसके पहले जो अभ्यास हुआ था वो भारत और हाँ जो ये अभ्यास हुआ है ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, कौन सी सेना का अभ्यास है, तो ये नौसेना नेवी की एक्सरसाइज है, और इसमें 2 जहाज भाग लेंगे, एक का नाम है त्रिकंद और एक का नाम है सुमात्रा। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। फिर आरकैट का शुभारंभ जो राजीव गांधी जी के नाम पे शुभारंभ हुआ था, वो आरकैट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, जयपुर में हुआ है। डोंट कंफ्यूज आर कैट, आर कैट एंड आर कैट दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर हैं। आपको बताना है कि आर कैट का फुल फॉर्म क्या है और आर किस राज्य में राजीव गांधी ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया। तो राजीव गांधी ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया, राजस्थान में किया गया। ये प्रश्न पूछा गया था कि एचपीसीएल द्वारा गोबर से संपीड़ित मतलब जो सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, कंप्रेस्ड गैस होती है, तो गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुभारंभ भी राजस्थान में हुआ है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये व्यापार मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि आपके आईआर से रिलेटेड है ये प्रश्न। तो किस देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो अभी जो भारत ने समझौता किया है तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, इसको याद रखना है आपको। और इसके पहले भारत यूएई जो भारत का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है
इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो आपको याद रखना है कि यूएई के साथ जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत पहले समझौता कर चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, और अभी जो सेकंड नंबर पे किया है तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन है? एंथनी अल्बनीज, इनका भी नाम याद रखिएगा। और ये क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसका क्या फ़ायदा होता है कि इससे क्या होता है? निवेश को बढ़ावा मिलता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होती है? व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो एंजेला मार्केल है, इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिबर्टी मेडल किसने जीता? तो लिबर्टी मेडल जो है वो जेलेंस्की। नो डाउट आप सभी को पता होगा जेलेंस्की कौन है। अगर आपको नहीं पता तो भी आप इनको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया था कि इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है, ये भी आपको बताना है। फिर देखिए जो लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है यूनाइटेड नेशन का, ये सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का प्राइज होता है जो मिला है। असम राज्य की हैं, एक पर्यावरणविद बोल सकते हैं इनको, एक उद्यमी भी है जिनका नाम है पूर्णिमा देवी, इनका नाम याद रखना है। इनको क्या मिला है? यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला है। क्या आपको याद है कि 2018-19 में भी चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको मिला था? तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है पर्यावरण में योगदान के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। 5 जून को कौन सा दिन रहता है? तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रहता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर कुछ और इनको क्यों मिला है? पूर्णिमा देवी जी के लिए क्यों मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है, लेकिन 3 अवार्ड्स में मतलब 3 अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए मतलब भारतीयों के लिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो 2 हैं वो फॉरेनर हैं तो हमें उनसे इतना मतलब नहीं है, हमें भारतीयों को याद करना है। तो पूर्णिमा देवी, हमारे एग्जाम में यही नाम पूछा जाएगा। इनको जो सारस पक्षी होते हैं उनके संरक्षण के लिए मिला है। और इसके पहले इनको जो विटले अवार्ड होता है, जो भी पर्यावरण जो पक्षी रहते हैं उनके संरक्षण के लिए दिया जाता है, वो भी पूर्णिमा देवी को पहले मिल चुका है। तो इनका नाम याद रखिएगा। लुसाने डायमंड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है लुसाने डायमंड अवार्ड से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन बना है? तो एंडरसन बने हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा आप। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो रूस बन गया है, याद रखिएगा। इसके पहले जो भारत था वो जो फर्टिलाइज़र है वो इम्पोर्ट करता था, बहुत अधिक हमारी निर्भरता थी चाइना पर। तो चूंकि फूड हमारी बेसिक नीड में आता है, रोटी कपड़ा मकान, और हमारी रोटी हमें कब तक नहीं मिलेगी, मतलब जो फसल का उत्पादन है वो कब तक सही तरीके से नहीं हो जाता, जब तक कि फसल को मतलब खेती में क्या है उर्वरक का यूज़ प्रॉपर तरीके से ना हो। तो चाइना पर हमारी बहुत अधिक निर्भरता थी। एक समय ऐसा आया कि चाइना में जब फर्टिलाइज़र की कमी हुई तो उसने भारत को बोला कि हम भारत को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इस तरीके से जो भारत है, भारत ने अभी रूस से बहुत अधिक फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट किया है। तो अब जो हमारी डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर अधिक है? फर्टिलाइज़र के लिए रूस पर अधिक है। तो अब इसको आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी काफ़ी चर्चा में रहा तो पूछा जा सकता है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, या पहला वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैंने पहले पढ़ाया है, लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं पता है तो आप भले ही गूगल से सर्च करके आंसर बताइए, लेकिन आप आंसर ज़रूर दीजिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको जेन्युइनली पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।